और भाइयों, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। कैसे हैं सभी? स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड। सिंपल सी बात है। और आपको इसमें एक चीज नोटिस करनी है। आप जानते हो कि हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, ये जितने भी वर्ड हैं ये खुद निगेटिव एडवर्ब होती हैं। माइनस का साइन है निगेटिव। अब जब ये निगेटिव हैं अपने में, तो इनकी क्लोज में दूसरा निगेटिव वर्ड कैसे आ सकता है? हम जानते हैं कि निगेटिव वाला सेंस जो देता है वो आप एनीथिंग का यूज कर सकते हो, समथिंग नहीं कर सकते, क्योंकि समथिंग आता है आपका अफर्मेटिव में। सेंटेंस चूंकि निगेटिव है, हमने कुछ जाना था मैनेजर के बारे में, हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, हमने उसके बारे में मुश्किल से ही कुछ जाना था। फिलहाल आपका हार्डली भी निगेटिव है और नथिंग भी निगेटिव है। दो निगेटिव वर्ड बेटा एक क्लोज में नहीं आ सकते, आपको एनीथिंग कर देना है, क्योंकि निगेटिव वाले सेंटेंस में आप समथिंग यूज नहीं कर सकते, एनीथिंग करोगे। फिलहाल आगे चलते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन जो ए पार्ट है उसमें हो गया। ये एसएससी देखो सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो और आप तैयारी कर रहे हो तो ये एसएससी वाला बच्चा भी पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट वाले ही बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप भी अपने 25 क्वेश्चन कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का ए हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेशन ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जितनी काम की बातें हैं वो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यू वॉश द डिशेस एंड आई ड्राई द सेम। तुम इन डिशों को धोते हो और मैं की तरह साफ करता हूं या इन्हें साफ करता हूं? बेटा द सेम क्लास में भी मैंने कई बार पढ़ाया है। द सेम का यूज प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते। द सेम का यूज प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते, ये हमेशा नाउन के रूप में ही यूज किया जाता है, प्रोनाउन के यूज में नहीं कर सकते। ये द सेम जो है वो नाउन के ही रूप में या नाउन के ही लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब है द सेम का मतलब है की तरह। जैसे मैंने कहा आई परचेज्ड, मैंने आई परचेज्ड ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। एंड ही आल्सो परचेज्ड, उसने भी खरीदी। ही आल्सो परचेज्ड। और द सेम, अब यहां पर मैंने इसे नाउन के रूप में यूज किया है, उसने भी सेम मेरी तरह खरीदी। आप जानते हो मैंने एक किताब खरीदी, उसने भी मेरी एक तरह किताब खरीदी, ये नाउन के रूप में यूज कर दिया, ये सेंटेंस है, नो एरर। लेकिन प्रोनाउन के रूप में द सेम का यूज नहीं कर सकते। तुम डिश को धोते हो और मैं जो हूं उन्हें सुखाता हूं, जो ये बर्तन है। अब डिशेज हैं तो आपको द सेम को काट कर देम कर देना था। अगर आपने लगाया है इसके सी पार्ट में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। बढ़े बेटा आगे। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। द सेम का यूज सिर्फ नाउन के रूप में किया जा सकता है, कभी प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, जरा देख लेते हैं इसे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है तीसरा भी। सी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर। अपने भाई से मिलने के लिए वो बड़ी जल्दी में थी। जरा लगाना, जो रिकॉर्डेड भी देखेंगे, मेरी क्लास पढ़ते हैं बच्चे। आपको मात्र 2 सेकंड का समय दे चुका हूं बेटा। इन एन हरी नहीं होता, इन ए हरी होता है। और इन ए हरी का मतलब है जल्दबाजी में, ये होता है जल्दी में, पूरा फिक्स रहता है बेटा। ये इन ए हरी ये होता है जल्दबाजी में। जैसे कि इट इज ए पिटी, बड़ी ही दया या शर्म की बात है, इट इज ए पिटी। जैसे कि कल एक शब्द आया था मेक ए नॉइज, शोर मचाना, ये सब फिक्स हैं। तो आप यहां पर इन एन हरी नहीं इन ए हरी करोगे अगर लगाया है। डी पार्ट में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है जरा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये तो, एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा। यू शुड सी ए ओक्यूलिस्ट, योर आईज लुक वर्स टूडे। आपको दिखानी चाहिए अपनी आंखें, क्योंकि ये बड़ी बुरी सी या बड़ी बेकार सी लग रही हैं। वर्स का मतलब होता है बेकार।
अब देखो ओक्यूलिस्ट ये आंखों का डॉक्टर होता है, ओक्यूलिस्ट। आप ओक्यूलिस्ट ऐसे लिखोगे, और ये होता क्या है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है, आंखों का डॉक्टर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी यही होता। अब ओक्यूलिस्ट का जो उच्चारण है, मैंने कल भी बताया था, बड़े आ से आम होता। सुअर अगर उच्चारण है तो ए नहीं, एन ओक्यूलिस्ट होगा। अगर लगाई है आपने डी पार्ट में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। और देखो सारे क्वेश्चन बार बार मैं नहीं बोलूंगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो एसएससी जो सीजीएल, सीपीओ या स्टेनो की तैयारी भी कर रहा है हाई कोर्ट के साथ, वो भी देख सकता है। आगे बढ़ाते हैं, सत्र को जल्दी ही खत्म करूंगा। बताना जरा यहां पर आप अपना आंसर क्या लगा रहे हो बेटा। आई कैन गेट एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। मैंने ज्यादा ठंड को ऐसा महसूस किया, या मुझे ज्यादा ठंड लगी इन जाड़ों के दौरान। विंटर्स जाड़े हैं बेटा, कोल्ड होता है ठंड, मतलब कि एडजेक्टिव। अब ठंड लगी तो इस एडजेक्टिव की विशेषता कभी एडजेक्टिव बता सकता है क्या? आप जानते हो दुनिया में अगर कोई भी मेन वर्ब है, बर्फ और सेंसेशन को छोड़कर, तो कोई काम कैसे होता है उसका आंसर एडवर्ब देती है। और मैंने कहा कि अगर कोई एडजेक्टिव कैसा है ना, उसका आंसर कभी एडजेक्टिव नहीं दे सकता। आप जानते हो कोई एडजेक्टिव कैसा है उसका आंसर भी कौन देगी? एडवर्ब। अब कोल्ड एडजेक्टिव है तो एक्सट्रीम नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड। अत्यधिक ठंड लगी, एक्सट्रीमली करा है आपने, इसे एडवर्ब बनाना पड़ेगा। और एडवर्ब बनाते साथ एक्सट्रीमली, ऑप्शन नंबर डी वाले पार्ट में एरर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, आगे तुरंत बढ़ेंगे, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड्रू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। एंड्रू नाम का कोई व्यक्ति जो स्कूल में, कॉलेज में टूर्नामेंट हो रहा है, खेल रहा होगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? बिल के साथ आईएनजी, या तो बिल वी होता, या तो यहां पर बिल वी होता तो एक बार को चल गया होता। अगर यहां पर आपका बिल वी होता तो बेटा एक बार को चल जाता, क्योंकि बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि अगर वी होता तो चलता। अब मुझे रिप्लेसमेंट तो देना पड़ेगा, बिल बी प्लेइंग तो बढ़िया था। अगर मैं कहूं आर प्ले, एंड्रू नाम का व्यक्ति, आर कैसे लगा सकते हो भाई? सिंगुलर व्यक्ति है, एंड्रू के साथ आर कैसे आ जाएगा? मैं कहूं एंड्रू आर, फिर वही काम कर दिया। एंड्रू को खिलाया जाता है, खुद खेल सकता है, लेकिन एंड्रू इज प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी करा है तो बढ़िया, क्योंकि एंड्रू खुद खेल रहा है बास्केटबॉल। फिलहाल 6 का सी के अलावा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बोर्न के बारे में। मैं अभी खत्म कर दूंगा इसे जल्दी से। जरा देखो बोर्न के बारे में, क्लास में मैंने कई बार डिस्कशन किया है इसके बारे में। देखो ये बोर्न है, मैनी ग्रेट पीपल, बहुत सारे महान व्यक्ति बोर्न पैदा हुए हैं इन दैट स्मॉल विलेज, जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें पैदा हुए। बोर्न को शुरुआत कर लेते हैं। बोर्न से 2 टेबल बनाऊंगा। बोर्न से जब जाओगे, बोर और बोर्न, एक हो गया बोर्न। एक बोर्न से जब जानते हो, बोर्न हुआ, बोर हुआ, और एक शब्द हो गया आपका यहां पर VORN। देखो बर्थ तो जन्म होता, बर्थ जन्म लेना, बर्थ हुआ, बियर। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये बोर्न है, देखो ये पहला जो इसका रूप है, ये पहला रूप जो होगा वो वियर से होगा। इसकी 3 फॉर्म होती हैं, बियर, बोर, वॉर्न, और बियर, वॉर, वॉर्न। अब आप कहोगे तीनों तो बिल्कुल सेम सी लग रही हैं। बिल्कुल भाई साहब, तीनों सेम हैं, ये भी सेम है, और थोड़ा सा अंतर जो देखने मिलेगा वो थर्ड फॉर्म में मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं जन्म लेने की, आप सब जानते हो ये ई वाला जो होता है ये जन्म लेना नहीं होता। ये वाला बोर्न, पैदा होना या जन्म लेना, ये जन्म लेना या जन्म देना जो भी होता है, जन्म लेना ये होता है बोर्न। और ये वाला जो बोर्न है ना, ये सहन करने के लिए आता है। अगर आप किसी चीज को सहन कर रहे हो या किसी चीज को निभा रहे हो तो VORNE पर जाओगे।
सिंपल सी बात क्लियर हो गई कि तीनों टेबल हैं, बियर बोरबोन फर्स्ट सेकंड दोनों सेम हैं, अंतर सिर्फ थर्ड वाली में है। अगर BORNE है तो ये सहन करना है, और BORN है तो ये जन्म लेना या पैदा करना होता है। अब चेक कर लेते हैं कि मैनी ग्रेट पीपल बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज, जो महान लोग हुए हैं बहुत सारे, वो छोटे छोटे गांवों में पैदा हुए हैं। अब आप मुझे बताओ कि जन्म खुद ले लेता व्यक्ति या दिया जाता? आप हमेशा ध्यान रखना, जन्म खुद नहीं लेता है, जन्म दिया जाता। इसका मतलब सेंटेंस को पैसिव में बनाना ही पड़ेगा, बिना पैसिव के बात नहीं चलेगी, क्योंकि जन्म खुद नहीं लेता, दिया जाता। अब इसका जो सब्जेक्ट है मैनी ग्रेट पीपल है, बहुत सारे महान लोग, चूंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप इसके साथ प्लूरल ही वर्ब तो लोगे। अगर मैं वाज बोर्न करूं, खत्म हो गया। इज बोर्न जन्म लेता है, या बर बोर्न वर हो जाएगा कि बहुत सारे जो महान व्यक्ति हैं गांव में पैदा हुए हैं, छोटे छोटे। फिलहाल 7 का डी है, बड़ी काम की बात है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये इतना आसान क्वेश्चन है, मुझे सब्स्टिट्यूट जो देना था वो इसमें देना था, मैं खुद बना रहा हूं। ये है पीर प्रेशर इस बाउंड, इस बात को बंधन लगाता है, बाउंड करता है, टू इफेक्ट प्रभाव डालने के लिए, मोस्ट ऑफ अस हम में से जो अधिकांश हैं, बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली, जो कुछ सकारात्मक सोचते हैं कुछ नकारात्मक सोचते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। बस कुछ नहीं करना आपको, अफेक्ट होती है मेन वर्ब और इफेक्ट होता है ये नाउन। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर मुझे वर्ब की जरूरत है तो अफेक्ट, नाउन की जरूरत है तो इफेक्ट। ये होता है प्रभाव डालना। अगर आप किसी चीज पर प्रभाव डाल रहे हो तो ये आपका अफेक्ट है, और मैं कहूं कि इफेक्ट क्या होता है? ये खाली प्रभाव होता है। अब आप जानते हो कि टू के बाद नाउन नहीं लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको इफेक्ट नहीं बल्कि टू अफेक्ट करना था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा कोई आपका आंसर नहीं है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। वो कुछ ना कुछ तलाश करेंगे, जो ये आपका रेगिस्तान है इसके किनारे किनारे उन्हें तलाश करनी पड़ेगी किसी चीज की। सिंपल सी बात है कि जब फाइंड आ चुकी है एक मेन वर्ब, तो कभी हो नहीं सकता कि अगली मेन वर्ब ऐसी आ जाए। अगली मेन वर्ब को मैं टू से जोड़ता हूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। चेक कर लेते हैं, टू के बाद जब जुड़ेगी तो इन ड्राइव नहीं होगा, अगर बात करूं इन ड्राइविंग नहीं होगा। अब टू ड्राइव भी है, टू ड्राइव दा भी है। अब वो उस चीज को ढूंढने की बात कर रहे हैं जो आपको रेगिस्तान के किनारे किनारे ढूंढनी है। आप ये जानते हो जब भी मैं किसी चीज को ढूंढने की या उस चीज को तलाश करने के उद्देश्य से जाऊंगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन आप उस चीज को डेफिनेट बनाने के लिए उससे पहले आर्टिकल भी तो लोगे, जिसने अगर करा है टू ड्राइव द वेगन वैक अक्रॉस द डेजर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इसलिए ड्राइव भी यहां पर क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे तुरंत। जरा देखना ये क्या कह रहा है कि नो सूनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। जैसे ही उसने अपना एग्जामिनेशन को फिनिश किया वैसे ही वो क्रिकेट जो उसका सेंटर है क्रिकेट ट्रेनिंग का, वहां पहुंच गया। सिंपल सी बात है कि नो सूनर का जोड़ा ना देन से मिलता है, ये बहुत बढ़िया बात हो गई। और हार्डली स्कार्सली का जोड़ा वेन से मिलता। नो सूनर हो, हार्डली स्कार्सली हो, इनके बाद मुझे जो चाहिए होता COI, मतलब कि केस ऑफ इन्वर्जन। COI का मतलब है इनके बाद चाहिए होता COI, मतलब केस ऑफ इन्वर्जन। कोई अगर ना जानता हो केस ऑफ इन्वर्जन को तो एक बार चेक कर सकता है। केस ऑफ इन्वर्जन का मतलब है पहले आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए,
उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद फिर वहां पर मेन वर्ब चाहिए। ये होता है आपका केस ऑफ इनवर्जन। अब सिंपल सी बात है, नो सूनर भी है, डिड भी है और ही भी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन भाई मेन वर्ब ये फिनिश्ड क्यों आई? जब डिड बाहर निकाल लिया तो कभी हो सकता है क्या जब डिड बाहर हो तो इसके अंदर फिनिश्ड? आपको फिनिश नहीं फिनिश करना था। अगर आपने लगाई है इसके इसके अगर आपने लगाई है नो सूनर डिड ही फिनिश, जैसे ही उसने एग्जामिनेशन को फिनिश किया वैसे ही वो क्रिकेट ट्रेनिंग जो सेंटर है वहां प्रैक्टिस के लिए पहुंच गया। इसके अलावा देन ही डिड फिनिश कुछ नहीं, ये तो सब खत्म हो गए। नो सूनर हैड ही, हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिलहाल अगर ए है तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं जरा। अब ये स्टार्ट मैंने आज थोड़ा सा बढ़ा दिया, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट रख दिए और 5 मैंने एक्टिव पैसिव रख दिए। अब सोचा कि ये नंबर पक्का है बिल्कुल, 1 से 2 नंबर के मिलेंगे, एक्टिव पैसिव भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी। आई हैव हियर्ड द पॉडकास्ट बिफोर नीता सेज, मैंने इंटरव्यू के बारे में, पॉडकास्ट इंटरव्यू है, ब्रॉडकास्ट प्रसारण होता, ये आप जानती हो। नीता कहती है कि वो पहले भी इस इंटरव्यू के बारे में सुन चुकी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। सिंपल सी बात है कि नीता कहती है, बात कहती है, तो कंजक्शन टूटेगा तो हर जगह दैट में, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है और यहां भी दैट है। सिंपल सी बात है। अब हैव हेड में नहीं रहेगा, हैव में रहेगा। आप जानते हो जब नीता ये कहती है तो आई नीता के अनुसार सी में जाएगा। अब सी में जाएगा तो चेक कर लो, नीता सेज, नीता कहती है दैट, सी हैड नहीं होगा और नीता सेड नहीं होगा। नीता सेज दैट सी हैज हियर्ड द पॉडकास्ट बिफोर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा जल्दी चलते हैं आगे, ज्यादा समय खराब नहीं करना बिल्कुल भी। 12 आगे बढ़ते हैं इससे जरा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 12 में जरा लगाना, ही सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो, मैं कल इंडोनेशिया को जाऊंगा। जानते हो सही से कि जब बाहर वाली घटना पास्ट में हो तो जब अंदर वाली घटना के टेंस में तुरंत बदलाव हो जाएगा। देख लो बिल का बुड कहां करा है, बिल का बुड तो सब में ही करा है, लेकिन अब मैं बात करूं सैड दैट तोड़ोगे, आई का ही जाएगा, वुड गो टू इंडोनेशिया। अगर मैं पहले वाला लगाता तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में भी तो चेंज करना पड़ता, ये भी गलत हो गया। He said that he would go to Indonesia the next day, चल लेते हैं। He said that he would be going, ये तो कुछ नहीं होगा। He said कंजक्शन ही नहीं दी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी करा तो बढ़िया है, क्योंकि टुमारो को जो चेंज करोगे आप काय में करोगे, नेक्स्ट डे। He said that he would go to Indonesia the next day। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तुरंत 13 की तरफ पहुंचते हैं। 5 रखवाए हैं आज, 5 रखवाए ही इसलिए है कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ इनकी। सी सैड टू हर मेड, उसने अपने नौकर से कहा, क्लीन द अंटेंस प्रोपरली, ये आपको यूटेंसिल्स जो हैं इनको प्रॉपरली क्लीन करना है। अब चेक कर लेते हैं जरा इन्हें मैं क्या बोलूं। अब जो मेड है ना, मेड नौकर या सर्वेंट बोल सकते हो, तो सिंपल सी बात है आप इसे ऑर्डर ही दोगे। ये यूटेंसिल्स जो हैं इनको प्रॉपरली क्लीन करने के लिए बोला है। सी सैड टू हर मेड क्लीन द यूटेंसिल्स, आपको इन यूटेंसिल्स को प्रॉपरली क्लीन करना है। अब मेड को ना तो आप कमांड करते हो ना कमांडेड, ऑर्डर्स नहीं होगा क्योंकि सेड टू है। हाँ ऑर्डर में डिड हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड हर मेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। ऑप्शन नंबर ए के अलावा कोई आंसर नहीं है। बढ़ो बेटा आगे, 14 पर चलते हैं, 13 खत्म होता है यहाँ। जरा देख लेते हैं, जरा इसका आंसर लगाना, कौन लगाएगा। मिरिंडा सेड टू हर टीचर, आई वाज सिक फॉर ए डे, मिरिंडा अपने टीचर से कहती है कि मैं बीमार था उस दिन, या मैं बीमार था उस दिन के लिए। देखो सामने स्क्रीन चलती रहती है वहां, तो इसलिए आप कभी सोचो कि वहां कोई चीटिंग हो रही है कि कोई क्वेश्चन उससे लिखे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्क्रीन में पता चलता रहता है क्या टाइमिंग है, क्या टाइम चल रहा है, क्योंकि हमारी स्क्रीन सामने नहीं है, वो वहां लगी हुई है।
बढ़ते हैं आगे। कभी सोचते हो कि आप बस सर उधर क्या देखते रहते हो, उधर वो स्क्रीन चल रही होती है वहां भी। ठीक है, जरा लगाओ। मिरिंडा टीचर से कहती है कि उसने कहा आई वाज सिक थी उस दिन के लिए। सिंपल सी बात है, सैड टू टोल्ड में जाएगा क्योंकि बात कही गई है, देख लो टोल्ड है। अपने टीचर से कहा, कंजक्शन दैट आएगी। वाज जो है ना ये हेड बीन में चेंज होगा, जरा चेक कर लो। वाज 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 ऑप्शन नंबर अगर आपने लगाया है डी करेक्ट आंसर, इसके अलावा आप आंसर नहीं लगा सकते। मिरिंडा टोल्ड हर टीचर दैट शी हैड बीन सिक फॉर ए डे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, तुरंत सेशन को खत्म करेंगे जल्दी से। ये 5 हैं, शायद लास्ट हो ये। नंदिनी सैड आई बोट ए पेन यस्टरडे, कितना प्यारा क्वेश्चन है। नंदिनी ने कहा कि उसने कल एक पेन खरीदा था। बोट ना हेड थर्ड फॉर्म में जाएगा क्योंकि बोट के अंदर डिड है। जरा थोड़ा जल्दी पकड़ता हूं, डिड को हेड थर्ड फॉर्म में जाना, चेक कर लो। हेड थर्ड फॉर्म कहां है? अगर मैं चेक करूं, नंदिनी शेष नहीं हो सकता क्योंकि डिड थी। नंदिनी सैड डिड नहीं जाएगा। और नंदिनी सैड दैट सी हैड बोट ए पेन, और यस्टरडे को जो चेंज करते हैं हम द प्रीवियस डे में करते हैं। अगर आपने करा है ऑप्शन नंबर बी तो बढ़िया है। नंदिनी सेड दैट शी हैड बोट ए पेन द प्रीवियस डे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बढ़े बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं जरा। अब कुछ मैंने यहां पर वॉइस रखवा दी है। अभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पहचान लिया था, अब वॉइस है। ये वॉइस मतलब कि एक्टिव से पैसिव बनाना है, और इसके बारे में मैं कल भी बात कर चुका था आपसे, क्योंकि ये एक नंबर आपका पक्का कराएगा कहीं भी। और एसएससी वाले हैं तो ये 10 नंबर के एक्टिव पैसिव और 10 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। सी इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस, वह एक नया घर खरीद रही है। सिंपल सी बात है, इज और आईएनजी इज बीइंग में जाता, चेक कर लो। ए न्यू हाउस कहीं पर इज बीइंग है, इज बीइंग है, इज बीइंग है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। ए न्यू हाउस इज बीइंग बुल्ट बाय हर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलिए। और बेटा इसकी टेलीग्राम पे हमारे, मैं अपने पे भी डाल देता हूं और नालंदा एजुकेशन के पे भी इसकी आपको पीडीएफ और पीपीटी दोनों में डालूंगा लगातार। आप वीडियो के माध्यम से फिर उसमें अपना एनालिसिस भी लगा सकते हो, ठीक है। मिस्टर अखिल ओपन द गेट, सिंपल सी बात है, नहीं लिखा लेकिन वॉइस है बेटा, ये भी आपको वॉइस ही चेंज करना है। मिस्टर अखिल ने गेट को खोला। अब वॉइस है तो देखते हैं जरा कौन बनाएगा। ओपन में डिड है, चेक कर लो। डिड हेड थर्ड फॉर्म में जाएगा, और डिड जाता है बाज में। डिड जो चेंज होगा वो वाज वर में होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, आपके एक्टिव पैसिव चल रहे हैं। तो आप डिड को बाज में करोगे तो वाज 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 द गेट वाज ओपन्ड बाय मिस्टर अखिल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे आइए, इनमें जब समय वेस्ट ही नहीं करना है क्योंकि ज्यादा समय नहीं है किसी के पास भी, ना आपके पास ना मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राहुल नोज सावेज सिंस चाइल्डहुड। मैंने बताया था कि चाइल्डहुड से पहले सिंस ही आता है, क्योंकि ये जीवन के पड़ाव हैं, और जीवन के पड़ाव निश्चित रहते हैं। कभी भी दो बुढ़ापे मिलकर या दो जवानी मिलकर आपका बचपन नहीं बना सकती, इसलिए सिंस आया। बिल्कुल सिंपल है कि नोज में ना डज है और इज एम आर में जाएगा, सावेज इधर आएगा तो सिंगुलर है, इज देख लो। सावेज इज नन कहां है? सावेज इज नन कहां है? ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। सावेज इज नन टू राहुल। नो एक ऐसी मेन वर्ब है जब पैसिव वॉइस में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा जाना जाता है, प्रीपोजिशन बाई नहीं बल्कि क्या आती है? टू आती है, ये बता चुका हूं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19। बेटा ये भी वॉइस है, जरा लगा लो। ये भी वॉइस है, समय दे रहा हूं मात्र 2 सेकंड का। जितने मैं वॉइस लिखता हूं इतने आपको ये बना लेना चाहिए। वॉइस है ये भी। अच्छा मोस्ट अच्छा ये क्या दे दिया? ये आप एक बार मोस्ट कर लो, हो गया होगा, टाइपिस्ट है वो। मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। सिंपल सी बात है, अधिकांश पानी की, पृथ्वी की सतह पानी से कवर्ड है। मतलब कि बी थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस है पैसिव में, और पैसिव में है तो जानते हो एक्टिव में पहुंचेगा। वाटर आएगा सब्जेक्ट बनकर, और वाटर के अनुसार डज आएगी। वाटर कवर्स देख लो, वाटर कवर्स देख लो, वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अग्रसर होते हैं जरा, और देखो
अपना आंसर लगाना बेटा। द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय मिस्टर गुप्ता। ये लास्ट वॉइस का क्वेश्चन है। आपकी वॉइस भी मैं ऐसी करा दूंगा एग्जाम तक। अभी तो ये थोड़ा सा एनालिसिस चल रही है क्लासों का। अभी जब मैं अब सेट तैयार करूंगा 25 नंबर का हाई कोर्ट का जो एग्जाम का नमूना रहना है, बिल्कुल उस पैटर्न पे फिर देखना आप क्लास, फिर आप सोल्व करना मेरे साथ, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड, वही बात हो गई, बाई भी दे रखा है मिस्टर गुप्ता, बी थर्ड फॉर्म है, मतलब कि पैसिव की पहचान है। सिंपल सी बात है, हेड और थर्ड फॉर्म में जाएगा। मिस्टर गुप्ता हैड पोस्टेड, देख लो, मिस्टर गुप्ता हैड नॉट पोस्टेड, मिस्टर गुप्ता हैड नॉट पोस्टेड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तुरंत। थोड़ा सा वोकेब का सेशन देख लेते हैं, 5 की आनी है तो ये 5 वोकेब का रख दिया मैंने। ये शायद वन वर्ड है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ये बेटा वन वर्ड है, जिसे आप वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन बोलते हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही होता वन वर्ड। अब देखो, वन हु लुक्स, कोई व्यक्ति, एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, एक व्यक्ति जो जिंदगी में, ये डार्क साइड का मतलब है जो अंधेरे की तरफ देख रहा है, मतलब कि निगेटिविटी की तरफ देख रहा है। अब अंधेरे की तरफ देख रहा है तो एक तो ऑप्टिमिस्ट होता, एक पेसिमिस्ट होता। मैं अगर आपसे कहूं बेटा, ऑप्टिमिस्ट होता है अगर जो देखता है यहां पर ब्राइट साइड ऑफ, जो जिंदगी में उजाले की तरफ देखेगा, ब्राइट साइड, तो ये होता है आपका आशावादी। उसे हमेशा आशा रहती है कि जीवन में आगे बढ़िया होगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी में हमेशा अंधेरी की तरफ देखेगा, तो इसका एंटोनियम होता है, ये होता है निराशावादी। ये हमेशा निराशावादी रहेगा और निराश ही रहेगा और चीजों को निराशा की दृष्टि से ही देखेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम भी बन जाते हैं, लेकिन मैंने यही पूछा था, एक व्यक्ति जो जिंदगी में अंधेरे की तरफ देखेगा, आंसर तो आपका सी हो गया, पेसिमिस्ट। लेकिन चेक कर लेते हैं, ये फिजिसिस्ट क्या होता है? ये होते हैं भौतिक विज्ञानी। फिजिक्स से बना है, फिजिक्स होता है भौतिक विज्ञान, और ये फिजिसिस्ट जो होते हैं ये भौतिक विज्ञानी होते हैं, जो भौतिक विज्ञान में सर्च करते हैं। तो भौतिक वैज्ञानिक जो हैं या फिजिसिस्ट हैं। और एक आइडियलिस्ट क्या मतलब? आइडियल होता आदर्श, और आदर्श में आईएसटी लगा दिया, आदर्शवादी होते हैं। तो ऐसे लोग जो आदर्शवादी हैं उन्हें आइडियलिस्ट बोलते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो जिंदगी में अंधेरे की तरफ देख रहा, निराशावादी, जो चांदने की तरफ या उजाले की तरफ देखेगा, आपका ऑप्टिमिस्ट, और ये फिजिसिस्ट होते हैं भौतिक विज्ञानी। फिलहाल 21 का सी बनेगा, पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? आपके भी क्या है ये? अच्छा, वन वर्ड ही है, आपके भी चेक कर लेते हैं बेटा, वन वर्ड रखवा दिया। जरा 2 सेकंड का समय है, इतने में वन वर्ड लिखूं। आपका जो रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, इतना आंसर आ जाना चाहिए, अपने मन में ही एनालिसिस कर लेना। साफ साफ कह रहा है कि वन ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक व्यक्ति, रिगार्ड्स का मतलब जो सम्मान करता है या मानता है, जो मानता है या सम्मान करता है द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को, एज हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश की तरह, अपने खुद के देश की तरह मानता है एक ऐसा व्यक्ति सभी, पूरे संसार को, पूरी यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को जो अपने देश की तरह ही मानता हो, उसे बोलता हूं मैं सर्वदेशभक्त, कोस्मोपोलिटन। आंसर कैसा आता? कोस्मो का मतलब होता है कॉस्मोस, मतलब कि पूरा यूनिवर्स। कोस्मोस से बना है कोस्मो, ये होता है यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड या पूरी पृथ्वी को, ये यूनिवर्स से बना है, ये होता है पूरा ब्रह्मांड या पृथ्वी। ऐसा व्यक्ति, पोलिटन का मतलब है वोट देने वाला, वोट देने वाला होता है पोलिटन। जो पूरे ब्रह्मांड को वोट दे रहा है, इसका मतलब वो पूरे ब्रह्मांड का है, पूरे ब्रह्मांड को अपना मान रहा है। ऐसा व्यक्ति कॉस्मोपोलिटन कहलाता है, क्योंकि कॉस्मोस होता है यूनिवर्स, और मैंने कह दिया पोलिटन होते हैं वोट देने वाले, जो पूरे ब्रह्मांड को वोट देगा, उसे बोलता हूं मैं कॉस्मोपोलिटन। अच्छा, पैसिफिस्ट, ये तो शांति बनाने वाला होता है, जो व्यक्ति शांतिवादी हो, जो बिल्कुल हर जगह शांति बनाएगा, पैसिफिस्ट है। कंटेम्परेरी, समकालीन होता है, जब समय के अनुसार दोनों चीजें एक दूसरे के आमने सामने हो, तो ऐसी चीजें समकालीन कहलाती हैं। और मैं कहूं सेलिब्रेट, तो ये कुआरा होता, ब्रह्मचर्य। अगर कोई कुआरा होके भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना सेलिब्रेट कहलाता। फिलहाल यहां मतलब मुझे जो था
अपने कॉस्मोपॉलिटन से था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सभी को अपने देश की तरह मानेगा, ये होगा कॉस्मोपॉलिटन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। सेशन को समाप्त करेंगे बहुत जल्दी, जरा लगाना आंसर। ये तो बड़ा प्यारा है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड है झगड़ा, झगड़ा किसके लिए हो रहा, सेब के लिए। सिंपल सी बात है, झगड़ा हो रहा सेब के लिए, मतलब झगड़े की जड़ क्या है, इसका मतलब ये हो गया ईडियम। बेटा ये क्या दिया है मैंने यहाँ पर, ईडियम। ईडियम होता मुहावरा, आप मुहावरा लगा सकते हो, जरा ये तो सबने बचपन से पढ़ा होगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है पूरे उसमें। डिस्टेंट लव, दूर का लव, प्रैक्टिकल। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो साइनोस्योर होता, अगर कोई व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे साइनोस्योर बोला जाता, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं कहूं झगड़ा होता कंटेंशन, और झगड़ा हो गया हड्डी के लिए, और हड्डी के लिए झगड़ा हो रहा है, बोन होती है हड्डी, मतलब कि झगड़े की जड़ क्या है। दोनों के दोनों ही ईडियम है फिलहाल, लेकिन आंसर इसका ये लगेगा, बोन ऑफ कंटेंशन। ऑप्शन नंबर अगर आपने लगाया है, ऑप्शन नंबर आपका लग जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ये लिखा है बेटा मैंने, झगड़े की जड़ क्या है, जड़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 23 का डी हो गया, आइए 24 पर। 24 बड़ा प्यारा है, ब्रेक ले गया, दोबारा रिपीटेशन हुआ एक बार, सीपीयू में आ गया, ये बढ़िया है, ये भी ईडीएम है। मुहावरा बेटा मुहावरा, टांग टूट जाना, उस दिन भी सिखाया था मैंने, टांग टूट जाने का क्या है। मैंने कहा था कि टांग टूट जाना मुहावरा है, माना एक्सीडेंट होना था और मान लिया किसी का हो भी गया। खुदा का शुक्र है कि टांग ही टूटी है, एक्सीडेंट में व्यक्ति जान से ही मर जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है, पूरी जिंदगी अपाहिज हो जाएगा। मतलब कि बढ़िया हुआ, गुड लक हो गया आपके लिए। आई टू विश समवन गुड लक, मतलब किसी के लिए अच्छा लक साबित हो गया कि टांग ही टूटी है। हो सकता था मर जाता तो बर्बाद हो जाता, हो सकता था कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो पूरी जिंदगी भर खाट पे पड़ा जाता। तो खुदा का शुक्र हुआ कि आपकी टांग ही टूटी है, मतलब कि गुड लक हो गया आपके लिए। फिलहाल 24 का बी बनेगा, टू विश समवन गुड लक। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहता है, 25। इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। मैंने कहा फिट एज फिडल, फिट का मतलब बिल्कुल जो चीज फिट हो, फिट दिखाता ही स्वस्थ है। फिट एज फिडल, ये भी ईडियम है, ये बात कर रहा जो व्यक्ति बिल्कुल फिट हो। फिट फोट का मतलब होता है जो बिल्कुल फिट फोट रहता हो, मतलब कि बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता हो। इन गुड हेल्थ, मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को सत्र बड़ा पसंद आया होगा, आज तो काफी जल्दी निपटा दिया काम, और मेरा मानना है कि चीजें आपके सामने अभी ऐसी आएंगी, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद मे बी दिवाली, दिवाली के बाद मैं सब चीजों को बदल दूंगा, और डेली वही हाई कोर्ट का नमूना जो हाई कोर्ट में आता है उससे रिलेटेड चीजें बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे कनेक्ट होंगे और फिर वहां उसके बाद क्लासें अपनी रैपिड स्पीड पर चलेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, नमस्कार, धन्यवाद।